नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो ठीक ठाक न्यूज़ है। आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वार्निंग दी है कि भाई अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें अपना गार्ड इसके अगेंस्ट मेंटेन रखना चाहिए। ये क्या है, इसको देखेंगे। ओवरऑल इंडिया के पास 127 ग्लोबल पेटेंट्स है 6G टेक्नोलॉजी में। ये 6G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से कैसे बेटर है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद IMF ने स्टाफ लोन एग्रीमेंट पास किया है यूक्रेन को $15.6 बिलियन का लोन देने के लिए। रिसेंटली दोस्तों IMF के नियम कानूनों को बदला गया था और यह बोला गया था कि कंट्रीज जो कि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं और ओवरऑल उनके अंदर उनके फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, उसको भी IMF लोन दे सकता है। यूक्रेन का नाम लिए बिना ये एग्रीमेंट पास हुआ था। फाइनली यहां पे IMF ने एग्री किया है, मतलब इनके बोर्ड से भी अप्रूवल नहीं मिला है, बट बोर्ड से अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये $15.6 बिलियन का लोन क्यों दिया जा रहा है, यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साउथ पैसिफिक में जो सोलोमन आइलैंड नाम की कंट्री है, इसके साथ एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव बीजिंग ने पिछले साल, मतलब चाइना ने पिछले साल साइन किया था। और अभी सोलोमन का एक बहुत बड़ा पोर्ट है होनेरा शहर में, वो भी चाइना के पास चला गया है। तो यूएस इस समय पे कोशिश कर रहा है कि सोलोमन आइलैंड बहुत ज्यादा प्रो चाइना ना हो रही है, और प्रो चाइना होते जा रहे हैं। ताइवान के साथ इन्होंने रिलेशनशिप्स ब्रेकअप कर दिए। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में शारदा पीठ को ओपन किया जाएगा। करतारपुर कॉरिडोर के लाइन स्पेस को डेवलप किया जाएगा, ऐसे अमित शाह जी ने बोला। ये क्या है, इसको देखेंगे। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में मई में हियरिंग होगी। ये क्या न्यूज़ है, इसको यहाँ पे देखेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले क्या बोला, इसको रिवाइज करेंगे। एडिटोरियल्स में अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया, ये आर्टिकल देखेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे गरीब के ऊपर बोझ है, ये देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की रोड है, इसके बारे में बात करेंगे। एबोलिशन इज द वे, फाइनल सॉल्यूशन। 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ। फाइट फॉर द ओबीसी वोट थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे स्किप किया है। 5 आर्टिकल्स बाकी काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वॉक ट्रेड अ टाइट रोप। इफ यू वॉक ट्रेड अ टाइट रोप यू विल हैव टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली वन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन 2 अपोजिंग प्लान्स ऑफ एक्शन। मतलब आप एक टाइट रोड पे अगर चल रहे हो तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करना है और एक ऐसा डिसीजन लेना है जो डिसीजन ऑब्वियसली बात है 2 ऑप्शंस के बीच में है। दोनों ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपको एक चुनना है और अपने आप में वो ऑप्शन चुनना मुश्किल है। तो इसको आप बोलते हो वॉक अ टाइट रोप, ट्रेड अ टाइट रोप। मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से जैसे तैसे बैलेंस करके आप टैकल कर रहे हो। चलिए, पहली न्यूज जीएस पेपर 2 हेल्थ कोविड-19 पैंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, वांट्स प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी ने वेडनेसडे को कॉशन किया कि भैया स्टेटस ऑफ कोविड-19 डिजीज को अक्रॉस द कंट्री मॉनिटर करना जरूरी है। हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली, यहाँ पे मोदी जी ने ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया कि आप जेनोम सीक्वेंसिंग को तेजी से बढ़ाइए। जिन लोगों में भी कोविड-19 पॉजिटिव निकल के आ रहा है उनकी बड़े स्केल पे जेनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। इसमें ओवरऑल ये जो इंसाकॉग लेबोरेटरीज है ना इंडिया की, इनका एक मेजर रोल है, चूंकि जेनोम सीक्वेंसिंग यही करती हैं। इंसाकॉग इंडिया का SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम, इसके बारे में मैंने काफी बातचीत की थी जब कोविड-19 के रिस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा था पहले। फिर ओवरऑल मोदी जी यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंजा के केसेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के जो केसेस इंडिया के अंदर निकल के आ रहे हैं ना, इनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्योंकि सारे इन्फेक्शन के केस कोविड के नहीं होंगे, बट वो कोविड के हो सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हॉस्पिटल्स में पुटअप करिए, सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करिए, सही समय पे उनकी टेस्टिंग करिए। ये देखिए कि कहीं उनको कोमॉर्बिडिटी तो नहीं, और अगर है तो इमरजेंसी बेसिस पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि मॉर्टेलिटी के केसेस को हम कम कर सकें। इन्फ्लुएंजा के केसेस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं और इसीलिए ओवरऑल हम यहां पे प्रोएक्टिवली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सरकार इस बात को लेके काफी सीरियस है। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते हुए केसेस हमने पहले एडिटोरियल में भी डिस्कस किए हैं। 22 मार्च को ये जो हफ्ता खत्म हुआ है, ओवरऑल 888 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऑन एन एवरेज एवरी डे इन इंडिया। जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है कोविड-19 के केसेस का वो है 0.98%। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो ग्लोबली दुनिया भर में प्रतिदिन 1.08 लाख कोविड के केसेस निकल के आ रहे हैं। केंद्र की सरकार का स्टेटमेंट बोलता है वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.98% इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये भी यहां पे बोला जा रहा है। तो जिसको भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ रही है, उसके इन्फ्लुएंजा के लिए, SARS-CoV-2 के लिए, एडेनो वायरस के लिए चेक करना जरूरी है। ओवरऑल यहां पे 5 फोल्ड स्ट्रेटजी को अपनाने की बात की जा रही है, जिसमें टेस्टिंग,
ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो रही है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम की बात करें तो इट वाज इनिशिएटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके अंदर 28 लेबोरेटरीज आती हैं देश भर की, जो कि SARS-CoV-2 के जेनोमिक वेरिएशंस को मॉनिटर करती हैं, जेनोमिक सीक्वेंसिंग करती हैं SARS-CoV-2 के और बाकी वायरस सैंपल्स के, और बताती हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आबादी में अगर बीमारी इफेक्ट हुई है तो उसमें कौन सा वायरस स्ट्रेन किस हद तक फैला हुआ है, वो कितना खतरनाक है, वगैरह वगैरह। जेनोम सीक्वेंसिंग टेक्निकली क्या है? तो एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, उसके सारे जीन्स के बारे में ट्रैकिंग करना एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस है, जिसमें जीनोम्स की एडिटिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन, मैपिंग सब कुछ चेक किया जाता है। उसकी सीक्वेंसिंग, उसकी एनालिसिस, उसकी हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सब थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। बेसिकली एक पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए है वो किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है, वो ओवरऑल होस्ट के सेल्स के साथ, किसी एक स्पेशीज के सेल के साथ किस प्रकार से इंटरैक्ट करेगा, किस प्रकार से बाइंड करेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर की जाती हैं। एक वायरस किस हद तक ब्रेन जैसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ इंटरफेस कर सकता है, ओवरऑल किस कंडीशन में किस वायरस अटैक के अंदर हमारे देश के, हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अलग अलग सेल्स एक वायरस के साथ इंटरप्ले करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर चेक किया जाता है। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। इंडिया हैज 127 ग्लोबल पेटेंट्स फॉर 6G टेक्नोलॉजी नाउ। तो भाई यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है कि इंडिया के पास 6G टेक्नोलॉजी में 127 ग्लोबल पेटेंट्स हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो रिमार्क है कि इंडिया हैज द पावर ऑफ ट्रस्ट एंड स्केल, इसके बारे में बात की है। आज की डेट में इंडिया के अंदर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बन रहे हैं उनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। प्रधानमंत्री जी ने अपना 6G विजन स्टेटमेंट यहां पे रिवील किया। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है 6G का इंडिया का, इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा रिलीज किया गया। इसमें 5G टेक्नोलॉजी स्पीड प्रॉमिस करता है 40 से 1100 Mbps तक की, मेगाबिट्स पर सेकंड तक की। लेकिन जब बात आएगी 6G की, तो 6G ओवरऑल 1 टेराबाइट पर सेकंड तक की स्पीड प्रॉमिस करेगा। अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी। लेटेंसी अब समझते हैं ना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इंटरनेट खोला google.com और मैंने उसमें मान लीजिए कुछ टाइप किया, जिसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप किया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैंने कोई वेबसाइट खोली, मैंने मान लो www.makemytrip.com वेबसाइट खोली। तो मैंने टाइप करके वेबसाइट को खोलने का बटन दबाया और जितनी देर के अंदर वो वेबसाइट खुली उसके बीच के टाइम पीरियड को आप लेटेंसी बोलते हो। तो मैंने कमांड दी, उस कमांड का इनपुट गया और उसके बाद सर्वर की तरफ से आउटपुट आया। ये जो टाइम पीरियड होता है लेटेंसी होती है। लेटेंसी जितनी कम होगी उतना ही जो आपका नेटवर्क है इंटरनेट का वो स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली स्ट्रांग नेटवर्क्स की खास बात होती है अल्ट्रा लो लेटेंसी। 5G में वो लेटेंसी कम है, 6G में तो बिल्कुल ही कम है, इसलिए अल्ट्रा लो लेटेंसी यहां पे बोला जा रहा है। तो ये जो 6th जनरेशन वायरलेस है इसके ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। हालांकि हमने 5G भी पूरी तरीके से अभी सेटअप नहीं किया है, बट देखिए इंडिया इज इन द राइट डायरेक्शन। हम 5G के पूरी तरीके से सेट होने का इंतजार नहीं करेंगे 6G में अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। 6G की कैपेबिलिटीज पैरेलली डेवलप होती जाएंगी। तो 6th जनरेशन वायरलेस इज अ सक्सेसर टू 5G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। 6G नेटवर्क्स हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे 5G नेटवर्क से, सब्सटेंशियली हायर कैपेसिटी देंगे और लोअर लेटेंसी देंगे। एक जो गोल है 6G इंटरनेट का, इट इज टू सपोर्ट 1 माइक्रोसेकेंड लेटेंसी कम्युनिकेशन। 1000 टाइम्स फास्टर है ये 6G नेटवर्क 5G नेटवर्क से। इनफैक्ट 5G नेटवर्क स्पीड की जो टॉप स्पीड है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा तेज है ये 6G का नेटवर्क। ये जो 6G का टेक्नोलॉजी मार्केट है ये लार्ज इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा इन द एरियाज ऑफ इमेजिंग, प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, लोकेशनल अवेयरनेस वगैरह वगैरह। ये जो 6G कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ओवरऑल डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, शेयरिंग, ये सब बहुत प्रॉपर तरीके से करेगा। तो ये सब बातें हैं। हालांकि 6G इनेबल नेटवर्क को अभी डेवलप होने में पूरी तरीके से सालों लगेंगे, बट एटलीस्ट कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट कैपेसिटी है उसको डेवलप करना हम अभी शुरू कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर 2, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन सीकिंग टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। तो भैया 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी ने रिक्वेस्ट किया
कि ये जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसको अगर आप अर्ली लिस्ट कर दें तो बेटर रहेगा। मतलब इस केस की लिस्टिंग थोड़ी जल्दी कर दी जाए, जल्दी इस केस को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए ले आया जाए, ऐसा यहां पे बोला सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी ने। और इनकी बात को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने माना भी है। तो जो 3 जज की बेंच है लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने ओरल मेंशनिंग की 22 मार्च को कि भाई हम लोग मैरिटल रेप वाला मुद्दा 9 मई को हियर करेंगे। समझ गए भाई। अब मैरिटल रेप अपने आप में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है दोस्तों। कर्नाटका हाईकोर्ट साफ साफ ये बोल चुका है कि मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दिया गया है हमारे इंडियन पिनल कोड में, वो एक्सेप्शन सही नहीं है। एक्सेप्शन कहां दिया गया है? तो क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये डीक्रिमिनलाइज करता है मैरिटल रेप को। ये बोलता है कि अगर एक आदमी अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी वाइफ 18 साल से कम उम्र की नहीं है, तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स को मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, मतलब उसको रेप की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर वाइफ 18 साल से उम्र की ज्यादा की है तो हस्बैंड लीगली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेप प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला भाई ये नहीं चल पाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लियर ये बोला कि ये जो इम्यूनिटी दी गई है पीनल कोड के अंदर, ये इम्यूनिटी सही नहीं है। अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, अ रेप इज अ रेप, बी इट परफॉर्म्ड बाय अ मैन द हस्बैंड ऑफ द वुमन वाइफ। तो एक आदमी है, रेप है, तो भले एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर कर रहा है, अगर वाइफ की मर्जी नहीं है तो उसको रेप में ही काउंट किया जाएगा, ऐसा बोला कर्नाटका हाई कोर्ट ने। मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेक्शन 375 क्लॉज 2 को गलत बोल दिया। फिर पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट पे। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जज की बेंच बैठी। एक जज थे जस्टिस राजीव शकदेर और एक जज थे जस्टिस C हरिशंकर। अब राजीव शकदेर साहब ने यह बोला कि सेक्शन 375(2) ऑफ द इंडियन पिनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब मैरिटल रेप को इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। मैरिटल रेप विल बी कंसीडर्ड अ रेप। मतलब एक मैरिड आदमी अपनी वाइफ के साथ जो 18 साल से ज्यादा उम्र की भी है, अगर उसकी मर्जी के बगैर सेक्सुअल इंटरकेस करता है तो उसको रेप माना जाएगा। सेक्शन 375 क्लॉज 2 की इम्यूनिटी इस आदमी को नहीं मिलेगी, ऐसा राजीव शकदेर ने बोला। बट उसी पर्टिकुलर बेंच के दूसरे जज C हरिशंकर साहब ने क्या बोला कि नहीं भाई, ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है। किसी भी लॉ को चेंज करने की ताकत लेजिस्लेचर के पास है और लेजिस्लेचर इस ताकत को एक्सरसाइज करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पेरूज करने के बाद। वो सोशल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जस्टिस C हरिशंकर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बोला कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है, लेकिन राजीव शकदेर ने बोला सही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। 2 जज बेंच में एक बोल रहा है सही है, एक बोल रहा है सही नहीं है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो क्लियर कट बोल दिया कि भाई मैरिटल रेप को एक्सेप्शन नहीं दिया जा सकता है, इसको क्रिमिनलाइज करना जरूरी है। और इनफैक्ट कर्नाटका की सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपने एफिडेविट में बोल दिया कि भाई हम कर्नाटका के हाई कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं, आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दो। इनफैक्ट कर्नाटका की सरकार यहां पे रेफर कर रही है टू जस्टिस JS वर्मा कमिटी रिपोर्ट ऑफ 2013, जिसमें साफ साफ ये बोला गया है कि मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 375 क्लॉज 2, इसको हटा देना चाहिए। अगर आप सेक्सुअल वायलेशन कर रहे हो मर्जी का, इवन अपनी वाइफ का जो कि 18 साल से ज्यादा की है, तो उसमें आपको एक्सेप्शन नहीं दिया जा सकता। यू विल स्टिल बी चार्ज फॉर रोप, यू विल बी स्टिल बी क्रिमिनलाइज्ड अंडर द मैरिटल रेप प्रोविजंस। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट बोल रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। कर्नाटका की सरकार बोल रही है कि हम रेडी हैं। JS वर्मा कमेटी 2013 में भी लिखा हुआ है कि मैरिटल रेप को आपको क्रिमिनलाइज करना है। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या कहता है इसको देखेंगे। केंद्र की सरकार अभी भी बोल रहा है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है। अब चूंकि 9 मई को केस लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है केंद्र की सरकार हो सकता है अपना कोई फ्रेश एफिडेविट फाइल करे जिसमें कुछ फ्रेश सबमिशंस हो। जो भी आगे न्यूज निकल के आएगी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फिर नेक्स्ट GS पेपर 2 जुडिशरी गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन POK फॉर डिवोटीज अमित शाह। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि भैया जो शारदा पीठ है आपका, कहां पे? नीलम वैली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अक्रॉस तीतवाल विलेज, इसको हम करतारपुर कॉरिडोर के लाइंस पे ओपन करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। आपको पता है ना करतारपुर कॉरिडोर किस प्रकार से काम करता है दोस्तों। तो करतारपुर कॉरिडोर में 2 सिख साइंस को जोड़ा गया है। डेरा बाबा नानक जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है,
इसको पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के साथ जोड़ा गया है। तो इन दोनों ओवरऑल लोकेशंस पे दोनों कंट्रीज के सिख वीजा फ्री ट्रेवल कर सकें। इनफैक्ट बाकी सारे कम्युनिटी के लोग भी वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो शारदा पीठ आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, यहां पे भी जो हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं वो जाके ओवरऑल विजिट कर सकें। कुछ इस प्रकार की बात होम मिनिस्ट्री पाकिस्तान से करने की कोशिश करेगी। शारदा पीठ एक रिवर्ड साइट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की नीलम वैली में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तीतवाल विलेज के पास अक्रॉस द एलओसी। तो ओवरऑल एलओसी से ज्यादा दूर नहीं है शारदा पीठ, पर आता तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो पाकिस्तान के साथ यहां पे किसी प्रकार के एग्रीमेंट की जरूरत लगेगी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए। एक सेव शारदा कमिटी कश्मीर है जो कि लगातार इस शारदा पीठ कॉरिडोर के बनाने की रिक्वेस्ट कर रही है भारत सरकार से ऑन द लाइंस ऑफ ननकाना साहिब गुरुद्वारा एंड करतारपुर कॉरिडोर इन पाकिस्तान। ये जो शारदा पीठ साइट है ये एक हिस्टोरिकल सेंटर रहा है इंडिया के कल्चरल, रिलीजियस और एजुकेशनल हेरिटेज का। ओवरऑल करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही शारदा पीठ कॉरिडोर बन जाए तो मजा आ जाए, ऐसे बहुत से लोगों का बोलना है। होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की। अब इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए भाई, ऐसा बताया जाता है कि जो शारदा पीठ का टेम्पल, इसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हुआ था। कुपवाड़ा में जो मां शारदा टेम्पल है, कहीं ना कहीं ये शारदा सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और इसी सिविलाइजेशन से उभरी थी शारदा स्क्रिप्ट, और इसी शारदा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है कश्मीर की भाषा। ये बात यहां पे बोली जा रही है। एक समय था जब इस पर्टिकुलर इलाके में, हिस्ट्री में, इंडिया और दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी कश्मीर की वो शारदा स्क्रिप्ट थी। मां शारदा यहाँ की देवी का नाम है। तो इसीलिए शारदा पीठ को जो आप कह लो डेवलप करने की और ओवरऑल ओपन करने की रिक्वेस्ट है, इसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला कि हम फॉरवर्ड लेके जाएंगे, बट पाकिस्तान यहाँ पे उस लेवल पे एंगेज करेगा, इस बात को लेकर डाउट है। लेट्स सी आगे क्या होता है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ रीचेस एग्रीमेंट विद यूक्रेन फॉर $15.65 बिलियन लोन। तो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ हुआ आईएमएफ का, जिसमें आईएमएफ $15.6 बिलियन का लोन देगा वॉर टॉर्न यूक्रेन को। हालांकि आईएमएफ का बोर्ड ने इस पर्टिकुलर प्रपोजल को अभी के लिए अप्रूवल नहीं दिया है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रूवल अमूमन मिल जाएगा। एक बात और क्लियर है, आईएमएफ इतना बड़ा लोन देगा ना $15.6 बिलियन को, तो ये बात तो तय है कि वॉर के बाद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ मिल जाएगा। ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये आगे आने वाले कुछ हफ्तों में इस $15.6 बिलियन के लोन के ऊपर बातचीत करेगा। इस लोन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो यूक्रेन के अंदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना, यूक्रेन की जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है इसको रिस्टोर करना, जो हाई अनसर्टेनिटी है यूक्रेन में इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके जाना। और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा बताया जाता है कि इस लोन के बेसिस पे डेवलपमेंट होगा, यूक्रेन की इकोनॉमी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के साथ और जुड़ जाएगी। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप देखो तो अब तक का यूक्रेन का सबसे बड़ा लोन पैकेज है रशिया के फुल स्केल इन्वेजन के बाद। 24 फरवरी 2022 जब से ये रशिया यूक्रेन की जंग छुड़ी, उसके बाद से सिंगल लार्जेस्ट लोन यूक्रेन ने अब तक किसी से लिया होगा तो वो $15.6 बिलियन का होगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आईएमएफ का भी सबसे बड़ा लोन है गिवन टू अ कंट्री इन्वॉल्व इन एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अमूमन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उन कंट्रीज को लोन नहीं देती जो किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जंग, वॉर में इन्वॉल्व हो। इस समय पे यूक्रेन एक एक्टिव वॉर में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी आईएमएफ इतना बड़ा क्वांटम ऑफ लोन यहां पे यूक्रेन को दे रहा है। तो आईएमएफ का सबसे बड़ा लोन है ये टू अ कंट्री इन्वॉल्व इन एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है भाई, खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि पिछले ही हफ्ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ नियमों को बदला गया है, जिसमें वो कंट्रीज जो कि एक्सेप्शनली हाई अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी को फेस कर रहे हैं उनको लोन प्रोग्राम दिया जाएगा, उनको लोन का एक्सेस दिया जाएगा। ऐसा यहां पे एक रूल बनाया गया, पहले ऐसा रूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब एक्सेप्शनली हाई अनसर्टेनिटी फेस करने वाली कंट्रीज को भी लोन दिया जाएगा। ये एक्सेप्शन यहां पे बनाया गया यूक्रेन के लिए और उसके तहत यूक्रेन को लोन दिया जाएगा। मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज एक हद से ज्यादा यूक्रेन को एंटरटेन कर रही हैं। अगर अफ्रीका या एशिया में इस प्रकार की कोई क्राइसिस होती तो ये कंट्रीज इतना खुल के सामने नहीं आती जितनी ये यूक्रेन के फेवर में निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो
आईएमएफ के 15.6 बिलियन डॉलर का लोन आएगा और इस लोन के साथ बहुत बड़े स्केल पे लार्ज स्केल फाइनेंसिंग बाकी इंटरनेशनल डोनर्स, पार्टनर्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आएंगी, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल ये सारी फंडिंग इनफ होगी यूक्रेन को फिर से सेटअप करने में, इस बात पे देखिए डाउट है। यूक्रेन में इस हद तक तबाही हो चुकी है दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे बनने में। कीव जैसा पहले हुआ करता था वैसा आज डेट रहा नहीं है। मुझे बहुत दुख रहा है कि मैं कीव नहीं घूम पाया, क्योंकि कीव वो शहर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अपने आप में ही एक कहते ना ऑरा था उस शहर में। जो भी लोग ईव वगैरह घूमने गए हैं यूक्रेन की राजधानी, उन्होंने बोला यूक्रेन बहुत खूबसूरत है, पर आज की डेट में बहुत खूबसूरती वहां नहीं रही है। तबाही बहुत हद तक मच चुकी है और इस तबाही को कंपनसेट करने में बहुत साल लग जाएंगे, डेकेड्स लग जाएंगे दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। और उतनी तेजी से डेवलप कर पाएगा यूक्रेन, ओनली टाइम विल टेल। उसकी इकोनॉमिक रिकवरी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा नहीं करेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये जो एस्केलेशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, ये कितने दिन और चलेगा। अभी के लिए तो कोई भी एंड इसका नजर नहीं आ रहा, हम बस यही एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, चाइना बूस्ट साउथ पैसिफिक इन्फ्लुएंस विद सोलोमन स्पोर्ट डील। भैया चाइना की एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, इसको 170 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट दिया है सोलोमन आइलैंड नाम की कंट्री में। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल होनायरा में जो इंटरनेशनल पोर्ट है उसको ओवरऑल ये चाइनीज कंपनी बनाएगी। तो दिस इज येट अनदर विक्ट्री फॉर बीजिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक टो होल्ड इन साउथ पैसिफिक। देखिए सोलोमन आइलैंड बहुत हद तक प्रो चाइना हो चुका है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना को एक परमानेंट नेवल बेस की परमिशन दे दी गई है सोलोमन आइलैंड में, लेकिन वो परमिशन जिस पैक्ट के थ्रू दी गई है वो पैक्ट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, बहुत हद तक वो सीक्रेटिव है। अगर आप देखो तो सोलोमन आइलैंड एक एपिसेंटर हो चुका है चाइना वर्सेस यूएस की इस जंग का, खासकर तब से जब से बीजिंग ने 2022 में सिक्योरिटी इनिशिएटिव सोलोमन आइलैंड के साथ साइन किया। उसके बाद से यूएस बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि सोलोमन आइलैंड अपने इस प्रो चाइना टिल्ट को हटा दे, बट सोलोमन आइलैंड हटा नहीं रहा। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि ओवरऑल व्हाइट हाउस के एनवॉय जो बाइडेन के रिप्रेजेंटेटिव कर्ट कैम्बल ये होनायरा पहुंचे हैं, ठीक है ना भाई। और जब ये होनायरा पहुंचे हैं उसी समय पे चाइना की कंपनी को होनायरा पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल सोलोमन आइलैंड की सरकार ने दे दिया है। मिस्टर कर्ट कैम्बल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मनासेरे सुगावरे से मिले, अच्छी बातचीत हुई उनकी, लेकिन ओवरऑल सोलोमन आइलैंड अपने स्टांस पे टिका हुआ है कि वो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ रहे हैं और वो अपनी पोर्ट सिटी और पोर्ट का डेवलपमेंट दे रहे हैं चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आने वाले समय में साउथ पैसिफिक आर्चिपिलाजो, खासकर सोलोमन आइलैंड नाम के इस कंट्री में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग चाइना की तरफ से निकल के आ रही है। 2020 में अगर आप देखो तो सोलोमन आइलैंड की जो वेस्टर्न प्रोविंस है वहां पे मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी एक चाइनीज कंपनी को दिया गया था। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी है ना, चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ओन्ड है और बेसिकली ये पर्टिकुलर कंपनी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही है। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में, अफ्रीका ले लो, पैसिफिक ले लो, मिडिल ईस्ट ले लो, ये पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर रही है। तो बेसिकली सोलोमन आइलैंड में जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का गेम है वो मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहां पे यूएस से बहुत कन्विंसिंगली जीत गया है। लॉन्ग टर्म में यूएस ओवरऑल चाइना के इस इनग्रेस को टैकल कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। खासकर दोस्तों सोलोमन आइलैंड के अंदर इस प्रकार का चाइना का आना और नेवल बेस को बनाना अपने आप में बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया को नर्वस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अक्सर कर बात की जाती है कि दोस्तों इंडिया के जस्ट बगल में पोटेंशियली डेंजरस राइवल्स हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ तो हमारा बॉर्डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक सेग्रीगेटेड कंट्री और कॉन्टिनेंट रहा है, सारी प्रॉब्लम से, सारी परेशानियों से दूर, समुद्र के बीच में बड़ी सी कंट्री, लेकिन अब बिल्कुल इसके सर पे पहुंच चुका है चाइना। अगर चाइना सोलोमन आइलैंड में अपना नेवल बेस बना लेता है और वो बना ही लेगा, इसीलिए रिसेंटली ऑकस डील के अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने की बात की है यूएस ने। और चाइना एक लिमिट से ज्यादा अगर बढ़ता है, आगे इंटरवीन करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना दे यूएसए। आगे आने वाले समय में देखिए कुछ भी हो सकता है। पावर गेम्स में कोई एथिक्स नहीं होते, कोई मॉरल्स नहीं होते, पावर गेम होते हैं। आ जाते हैं दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। करंट अफेयर्स आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
एडिटोरियल डिस्कशन में पहला आर्टिकल है द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर इन वेस्ट एशिया। दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे ओवरऑल आप फॉलो करके मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे बात हो रही है हिस्ट्री की। जो वेस्ट एशियन रीजन है या फिर कह लीजिए जो गल्फ का इलाका है, ये हमेशा से यूएस का एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस माना गया है। 1980 में अगर आप देखो तो गल्फ के अंदर सोवियत यूनियन अपनी ताकत को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और एग्रेसिव अप्रोच अपनाई। इनका यह बोलना था कि भैया वेस्ट एशिया और गल्फ की कंट्रीज में यूएस से ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस किसी और का नहीं होना चाहिए। उसकी एक और वजह थी कि 1979 में यूएस को 2 सेटबैक मिले थे। पहला सेटबैक ये था कि शाह रेजा पहलवी का जो राज था ईरान के अंदर वो खत्म हो चुका था, ओके। और दूसरा, सोवियत ने अपनी रेड आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी थी। तो 1979 में 2 यूएस को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। एक तो ईरान के अंदर से प्रो यूएस सरकार चली गई, दूसरा सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया, अपनी आर्मी भेज दी। तो अब यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज में गल्फ और वेस्ट एशिया के रीजन में अपनी धाक जमाना। तो प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के बिहाफ पे उनके एक ट्रस्टेड एलाई थे ज़िबिग्नेव ब्रेजिंस्की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी के तहत यूएस के इंटरवेंशन को गल्फ में और वेस्ट एशिया में बढ़ाया। 23 जनवरी 1980 को जिमी कार्टर ने अपने यूनियन एड्रेस में क्या बोला, Any outside force to gain control on the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interest of US and such an assault will be repelled by any means necessary including military force। मतलब गल्फ के रीजन में, वेस्ट एशिया में ओपनली यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्शियन गल्फ का इलाका यूएस के वाइटल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे किसी ने भी इंटरफियर किया तो हम उसको किसी भी तरीके से रोकेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और जो कार्टर डॉक्ट्राइन रही जिमी कार्टर की, वो ये रही है कि एक्सक्लूसिव अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहे गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, अरेबिया के नेशंस में। लेकिन आज की डेट में दोस्तों वो इन्फ्लुएंस टूटता नजर आ रहा है और उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तब देखने को मिला जब बीजिंग में सीक्रेट टॉक्स के बाद सऊदी अरेबिया और ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया। सऊदी अरेबिया और ईरान आर्च राइवल हैं, एक शिया स्टेट है, एक सुन्नी स्टेट है। सऊदी अरेबिया की मोनार्की सुन्नी है, ईरान की मोनार्की और लोग शिया हैं। तो ओवरऑल धर्म के सेक्टेरियन वायलेंस के नाम पे भी कहीं ना कहीं ये 2 कंट्रीज बटी हुई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में मांडवली करवा दी चाइना ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों इंडिया के दोस्त है, तो इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, बट चाइना ने मीडिएट किया एग्रीमेंट, ये बुरी बात थी। हमने कुछ दिन पहले एडिटोरियल में भी बात की। तो बेसिकली गल्फ के रीजन में सऊदी अरेबिया और ईरान को अलाई के बीच में बदलना, ये अपने आप में गेम चेंजिंग पैक्ट था जो कि बीजिंग ने यहां पे कर डाला। ओवरऑल अमेरिकन इन्फ्लुएंस विजिबली डिक्लाइन करता है, ये इस पर्टिकुलर न्यूज से पता चलता है। अब ऐसा क्या हुआ पिछले कई सालों में कि अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर इलाके में कम हुआ? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में अमेरिका ने इस पर्टिकुलर इलाके में बहुत गलतियां की हैं। इराक में भी, सीरिया में भी, ईरान में भी। इराक में यूएस ने इन्वेड कर दिया, ठीक है ना, रिजाइम चेंज लेके आया और इराक को ऑलमोस्ट कब्जा सा लिया। सीरिया के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ा यूएस में, बशर अल असद जिसको रशिया सपोर्ट कर रहा था, ईरान सपोर्ट कर रहा था, उसके अगेंस्ट रेबल्स को सपोर्ट किया और वो भी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और ईरान को कंटेन करने की कोशिश की सैंक्शंस लगा के यूएस ने, और यूएस ने ये तीनों गलतियां की हैं। सबसे पहले इराक की गलती को समझते हैं। जब 20 मार्च 2003 को यूएस ने इराक के ऊपर ढावा बोला, ठीक है भाई, उस समय पे इराक अपनी पावर के जेनिथ में था। उस समय पे अमेरिका अपनी पावर के जेनिथ पे था। जब अमेरिका ने इराक के ऊपर ढावा बोला तो जो बाकी अरब कंट्रीज थी वो भी ओवरऑल यहां पे अमेरिका के साथ खड़ी हो गई। लेकिन बहुत खून बहा दोस्तों इराक के अंदर, तबाह सा हो गया इराक, सेक्टेरियन ब्लडशेड हुआ और उस ब्लडशेड के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई और अल कायदा जैसे ग्रुप्स को पनपने की जगह मिल गई, क्योंकि गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, लोग मर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कुछ थी नहीं, यूएस भी अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरवीन कर रहा था, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट था नहीं, तो अल कायदा जैसे ग्रुप्स को एक हवा मिली और बाद में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ यहाँ पे इराक के अंदर, और जिसने ओवरऑल आज तक तबाही मचा के रख रखी है। तो जियोपॉलिटिकल व्यू से अगर आप देखो तो इराक के अंदर जो यूएस का इन्वेजन था वो अपने आप में बहुत बड़ा ब्लंडर था। आज तक इराक उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज तक इराक में प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार फंक्शनल नहीं है। और जो सुन्नी अरब गल्फ मोनार्की है तो उनको ये दिख रहा है,
उनको ये दिख रहा था कि इराक के अंदर ये जो अटैक हुआ है ना, इसने कहीं ना कहीं चीजों को बिगाड़ दिया। कहीं ना कहीं इराक में सद्दाम हुसैन के गिरने के बाद जो शिया पार्टीज उनको पनपने की जगह मिल गई, ईरान का इन्फ्लुएंस इराक के अंदर बढ़ा, और वो इन्फ्लुएंस यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए बिल्कुल सही नहीं बैठा। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सऊदी अरेबिया को ये यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ इराक से प्रॉब्लम होगी, पर वो बोलते नहीं होंगे। फिर सीरिया के अंदर क्या गलती हुई यूएस से? तो जब सीरिया में सिविल वॉर चढ़ा तो एक तरफ बशर अल असाद की सरकार थी और दूसरी तरफ थे रेबल्स। यूएस ने यहां पे रेबल्स को सपोर्ट किया। यूएस को लगा कि वो बशर अल असाद की सरकार को गिरा देंगे, लेकिन बशर अल असाद की सरकार को ईरान और रशिया ने सपोर्ट किया। और चूंकि ईरान के खिलाफ यूएस वगैरह ने सैंक्शंस लगा रखे थे, तो ईरान ने यहां पे इस पर्टिकुलर वॉर को एज अ चैलेंज लिया और बशर अल असद ने रेबल्स को दबा दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन रेबल्स को यहां पे यूएस सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, यूएस ने एक लिमिट से ज्यादा रेबल्स को सपोर्ट किया नहीं। यूएस ऑलरेडी अफगानिस्तान, इराक और लिबिया में जंग लड़ चुका था, तो यूएस रेबल्स को एक लिमिटेड स्केल पे ही सपोर्ट करना चाहता था। यूएस एक फुल स्केल मिलिट्री इंटरवेंशन को यहां पे अवॉइड कर रहा था, इसलिए उसने फुल स्केल इंटरवेंशन नहीं किया। और रशिया और ईरान ने बहुत बड़े स्केल पे बशर अल असाद को सपोर्ट किया। तो बशर अल असाद ताकत में बने रहे सीरिया के अंदर, उन्होंने रेबल्स को दबा दिया। ये अलग बात है कि रेबल्स कुछ इलाकों में आज की डेट में सीरिया में पावर होल्ड करते हैं, बट मेनली जो राज है वो बशर अल असद का ही यहां पे चल रहा है। तो आप देखो, सीरिया के अंदर यूएस ने फुल स्केल इन्वेजन नहीं किया, लेकिन रशिया और ईरान ने पूरे जम के लड़ाई की। तो ओवरऑल विनर यहां पे कौन है? तो आप कह सकते हो कि भाई बशर अल असद सरकार की यहां पे विनर है, और इसीलिए रशियंस को सीरियंस बहुत मानते हैं। रशिया की जब यूक्रेन के साथ जंग हुई ना, बड़े स्केल पे सीरियंस रशिया के अंदर गए यूक्रेन से लड़ने के लिए, क्योंकि इस हद तक सीरिया और रशिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओके, अब साफ बात दोस्तों यहां पे ये है कि बशर अल असद के खिलाफ जो रेबल्स थे, जिनको यूएस सपोर्ट कर रहा था, यूएस के सपोर्ट के चलते टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब भी उन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो यूएस का सपोर्ट एक लिमिट से ज्यादा नहीं आया। इस बात को लेके कहीं ना कहीं टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन को गुस्सा है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कतर, टर्की को ऐसा लगता है कि बशर अल असद के जीतने से ईरान जैसी कंट्रीज का जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा है और उनका स्टेटस अफेक्ट हुआ है, क्योंकि यूएस अपने आप को फुल फ्लेश्ड बेसिस पे सीरियन सिविल वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा था। अगर देखो यूएस को इन्वॉल्व नहीं होना तो पहले बाहर निकल जाना चाहिए था। पहले तुमने बोला तुम रेबल को सपोर्ट करोगे, तुम्हारा सपोर्ट भी लिमिटेड है, कंटिजेंट है ऑन सम कंडीशनैलिटीज, तो ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, यहां पे बैरक ओबामा के समय पे यूएस ने ईरान के साथ मांडवली की, ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक मल्टीलेटरल डील साइन की। यह बात ना यूएई को पसंद आई, ना इजराइल को पसंद आई, ना सऊदी अरेबिया को पसंद आई। तो ओबामा ने जो ईरान के साथ डील की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर्टिकुलर डील को तोड़ दिया, क्योंकि इजराइल जैसे अलाइज यूएस को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई आप ये ईरान वाली डील तोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जब हम ईरान के साथ डील कर तोड़ देंगे तो ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर की बजाय ईरान ने यहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखा दिया और ओवरऑल ईरान बिल्कुल भी यूएस के सामने नहीं झुका। अपने ओवरऑल न्यूक्लियर फील्ड को वो इनरिच करते जा रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, अ न्यूक्लियर वेपन। यूएस ने यहां पे एक और मास्टर स्टेप चला, यूएस ने साइन कराए अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते यूएई की जो रिलेशनशिप है वो इजराइल के साथ ऑफिशियल कर दी गई। सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप तो साइन नहीं की, बट कहीं ना कहीं एक आप कह लो सामंजस्य था, एक सिंक्रोनाइजेशन था कि हाँ भाई इजराइल के साथ लंबे समय में पंगा ठीक नहीं है। यूएस यहां पे चाहता है कि ये जो रीजनल कंट्रीज हैं, यूएई, इजराइल, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करके अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर लें ईरान जैसी पावर्स के अगेंस्ट, यूएस के उतने एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत ना हो। बट ये यूएई, इजराइल जैसी कंट्रीज यूएस का एक्टिव इंटरवेंशन चाहती हैं, यूएस के रिसोर्सेस को अपने इलाके में बड़े स्केल पे डिप्लॉय करना चाहती हैं, और यूएस का ध्यान इस समय पे वेस्ट एशिया गल्फ पे ना होके इंडो पैसिफिक पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो इस बात को भी लेके सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज को प्रॉब्लम है। तो इसी कंटेक्स्ट में आज देखो तो नो डाउट गल्फ और वेस्ट एशिया के अंदर यूएस का इन्फ्लुएंस है, बट एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया यूएस का अब नहीं रह गया है। अब अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं वेस्ट एशिया और गल्फ की कंट्रीज, और इसीलिए आप देखो तो सऊदी अरेबिया और ईरान एक चाइना मीडिएटेड पीस प्लान में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। नो डाउट ये पीस प्लान इजराइल को पसंद नहीं आएगा, बट डिस्पाइट द फैक्ट ये पीस प्लान यहां पे पास हो रहा है।
दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यूएस। ऐसा नहीं है कि अब इस पर्टिकुलर वेस्ट एशिया और गल्फ के स्फीयर में यूएस की बिल्कुल नहीं चलेगी, चलेगी, बट यहां पे अब एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, एक जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट चल रहा है, और उस कंटेस्ट में चाइना भी अच्छा खासा अमीर है, उस कंटेस्ट में चाइना भी एक सुपर पावर बन के आगे उभर रहा है। चाइना को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इस वेस्ट एशिया के स्फीयर में डोमिनेट करना है, इस वेस्ट एशिया के स्फीयर में सक्सेसफुल करना है। वो सक्सेसफुल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अमेरिका किस हद तक चाइना के इस इनग्रेस को टैकल कर पाएगा, ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। यूएस के बहुत से मिलिट्री एसेट्स और बेसेस हैं इस वेस्ट एशिया के रीजन में, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स यहां पे डिप्लॉयड है। तो नो डाउट आज की डेट में यूएस इन्फ्लुएंस रखता है वेस्ट एशिया में, बट उसका इन्फ्लुएंस एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल, सऊदी अरेबिया सबके कुछ हद तक डिसेंशंस हैं, किसके अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट। तो अल्टरनेटिव्स खंगाल रहे हैं, और एक अल्टरनेटिव सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे बीजिंग के रिस्पेक्ट में ढूंढा है। ईरान की तो वैसे ही यूएस से नहीं बनती, तो वो तो ऑब्वियसली बात है हर एंटी यूएस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज कैसे प्ले आउट करेगी ये देखेंगे। एक और बात है, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि इनके सेक्टेरियन वॉयलेंस के चलते इनको काफी नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए भी ये एक इनफॉर्मल सी डील आपस में कर रहे हैं। अब ये डील लॉन्ग टर्म में कितनी सस्टेनेबल होगी ये तो समय ही बताएगा। फिर नेक्स्ट भाई, द ओल्ड पेंशन स्कीम एज अ बर्डन ऑन द पुअर। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को यहां पे भर भर के क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर एक बर्डन है। कैसे बर्डन है इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जॉब्स में एक तो आज की डेट में प्री कंसीव नोशन होता है इनएफिशिएंस का, कि ये सरकारी नौकर कुछ करते नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, आज की डेट में सरकारी इंप्लॉयज के ऊपर काफी प्रेशर है। एक्चुअली में सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरकारी इंप्लॉयज को किस प्रकार से चलाएं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस समय पे, केंद्र की सरकार की, मोदी जी की, उसने कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और वर्क एथिक्स प्लेस कर रखे हैं सरकारी इंप्लॉयज के ऊपर। सरकारी इंप्लॉयज को काम करना है, ठीक है ना। राज्य की सरकारों में तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकारी इंप्लॉयज के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो पहली बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ इनएफिशिएंसी, नोशन ऑफ इनएफिशिएंसी, कि सरकारी इंप्लॉयज काम नहीं करते। अक्सर अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा दोस्तों, उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि यार ये सरकारी वाले तो कुछ करते ही नहीं है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, सरकार का खर्चा ओवरऑल उसकी कमाई से बहुत ज्यादा है, तो उस समय पे ओवरऑल आप तनख्वाहों में और पेंशन में पैसा अगर उड़ाते हो तो वो अपने आप में फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल हो जाता है। तो ये दोनों चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग पेंशन की डिमांड करते हैं वो वेलफेयर पर्सपेक्टिव से पेंशन की डिमांड करते हैं। अगर आप छठे पे कमीशन की बात करो तो ऑथर बोल रहा है कि जो बेसिक सैलरी है सरकारी इंप्लॉयज की वो बहुत बढ़ गई है। जैसे क्लास 4 सरकारी इंप्लॉय की 7th पे कमीशन के नॉर्म में सैलरी है 25,000 रुपये। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का बोलना है कि जो एवरेज मंथली इनकम 50% ऑफ द बॉटम ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की है वो है 4,468 रुपये, और मिडिल 40% की है 14,669 रुपये। तो ऐसे केसेस में एक सरकारी इंप्लॉय को देश की 90% आबादी से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो अगर एक सरकारी इंप्लॉय को देश की 90% आबादी से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको अलग से पेंशन देके के आप और बेटर ऑफ क्यों कर रहे हो? वो ऑलरेडी बेटर ऑफ कैटेगरी में आता है, तो देयर इज नो नीड टू मेक हिम मोर बेटर ऑफ। ये यहां पे लॉजिक दिया जा रहा है ऑथर के द्वारा। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि पेंशन लायबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। जब ओवरऑल ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाया गया तो उस समय पे जो लोग पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम में एनरोल्ड थे उनको नहीं हटाया जा सकता था। अगर आप देखो तो 2021-22 में जीडीपी का 1.2% राज्यों ने पेंशन लायबिलिटी के तौर पे खर्च किया है। 2004 से लेकर 2019 के बीच में प्रति साल पेंशन पे एक्सपेंडिचर 16% की स्पीड पे बढ़ा है। वहीं पे टोटल जो एक्सपेंडिचर है सरकार का वो केवल 12.8% की स्पीड पे बढ़ा है। और जो सरकार का रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वो ओवरऑल सालाना 13.41% पे बढ़ा है। तो सरकार के पास जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 13.41% पे बढ़ रहा है। जो सरकार ओवरऑल खर्चे में वृद्धि कर रहा है वो 12.8% पे बढ़ रहा है, और पेंशन 16% पे बढ़ रही है। तो बेसिकली पेंशन के इंक्रीमेंट का रेट ओवरऑल आपके पास पैसा आने के इंक्रीमेंट रेट से ज्यादा है। तो इस हिसाब से 2040 तक ओवरऑल जीडीपी का, और राज्य की सरकार के पास, जीडीपी का तो नहीं बोलना चाहिए, ओवरऑल राज्य की सरकारों के पास जितना भी एक्सपेंडिचर है 14.7% तो 2040 तक पेंशन में जाएगा, और 2050 तक 19.4 पेंशन में जाएगा। तो पेंशन पे इतना पैसा खत्म करना फिस्कली अनसस्टेनेबल है, ये इन स्टैट्स के थ्रू ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बता रहा है
कि आज की डेट में नए पे कमीशन नॉर्म 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन के अंडर ऑलरेडी सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी अच्छी खासी ज्यादा है। ये कमीशन केंद्र की सरकार के लिए लगते हैं, बट राज्य की सरकार भी केंद्र की सरकार के लाइंस पे ही पे कमीशन लेके आती है। इंडिया के अंदर जो मीडियन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 30 साल पे पहुंच रही है। अगले 2 से 3 डिकेड्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी और बूढ़ी हो जाएगी, जो एवरेज एज है। उस कंटेक्स्ट में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करना जरूरी है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं पैसा खर्च करना चाहिए सरकार को तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे करना चाहिए, और वो एजुकेशन और हेल्थ में हो सकता है। तो जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम पे पैसा खत्म करते हो तो बेसिकली आप देश के वल्नरेबल पॉपुलेशन को टैक्स करके कहीं ना कहीं देश के बेटर ऑफ को और बेटर ऑफ कर रहे हो। तो सरकारी एम्प्लॉयज जो कि ऑलरेडी देश की 90% जनता से बेटर ऑफ हैं, उनको आप और बेटर ऑफ कर रहे हो, और इसके लिए आप गरीबों पर टैक्स डाल रहे हो। तो अब जैसे कि अभी आपने एक रिसेंट सीरीज आई है अमेजन प्राइम पे शाहिद कपूर की फर्जी नाम की, तो उस फर्जी सीरीज में शाहिद कपूर के कोई नाना होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो पुलिस वालों के पास जाके बोलता है कि हमारी टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। आजकल अक्सर कर आपने देखा होगा कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में घुस के लोग, बैंकों में घुस के लोग बैंक एम्प्लॉयज को चिल्लाने लगते हैं कि हमारे टैक्स से तुमको तनख्वाह मिल रही है। तो बेसिकली जो शाहिद कपूर का दोस्त होता है उससे बोलता है कि तुमने कब टैक्स भरा, तो उसका दोस्त इनकम टैक्स की बात कर रहा था और शाहिद कपूर बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाके कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। कल की डेट में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके कोई कोर्स खरीदते हो तो जीएसटी देते हो। तो नो डाउट अगर आपकी कमाई ज्यादा नहीं है, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हो, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, तो भी जो सामान वगैरह आप खरीदते हो उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हो। तो इन एनीवेज हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं टैक्स तो देता ही है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सरकारी क्लास जो कि ऑलरेडी डिसएडवांटेज है, इसको और पेंशन देके और डिसएडवांटेज बना रही है ऑन द एक्सपेंस ऑफ दोज जो कि गरीब हैं और ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स दे रहे हैं। उनकी टैक्स देने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी कम है, वो तब भी टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके टैक्सों के थ्रू आप एक ऐसी क्लास को एनरिच कर रहे हो जिसके पास ऑलरेडी एनपीएस की फैसिलिटी है, जो ऑलरेडी 90% जनता से बेटर है। तो ये सब बातें बोली गई। हालांकि यहां पे अगर आप सरकारी एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव को ये फैक्ट बताओगे ना, तो वो अपनी तरफ से और बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता देंगे कि सरकारी एम्प्लॉयज की तनख्वाह इतनी है, अगर इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स देखो और डीए कैरियर्स देखो तो इतना पैसा निकलता है। तो इसके बहुत से ऐसे काउंटर फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे जहां पे सरकारी एम्प्लॉयज भी ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे प्रूव कर देंगे कि उनको जो तनख्वाह मिल रही है वो काफी कम है। जी हाँ, आज की डेट में दोस्तों एक व्यू पॉइंट ये भी उभरता है कि सरकार के एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर बहुत है और उस हिसाब से उनकी तनख्वाहें कम है। सरकारी एम्प्लॉय को कितनी तनख्वाह मिलती है? आप आईएएस बन जाओगे, आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह 70-75 हज़ार रुपए होगी, ओके। और प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें आराम से 1.5-2 लाख होती हैं। और जो वर्क प्रेशर आपके ऊपर आएगा ना, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। आप बोलोगे यार 70-75 हज़ार में इतना काम कर रहा हूं, इससे तो आराम से मुझे 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो हर पर्टिकुलर फैक्ट के अपने अलग अलग फैसेट्स होते हैं, हमने एक यहां पर डिस्कस किया। आगे द रोड टू एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस क्या बताया जा रहा है यहां पे। 1993 में ट्यूबरकुलोसिस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। 1993 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने टीबी ट्रीटमेंट फॉर एडल्ट्स को एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इंटरवेंशन माना। इंडिया ने यहां पे टारगेट बनाया और इनफैक्ट दुनिया का ये गोल है कि ट्यूबरकुलोसिस को 2030 तक हम खत्म कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वी विल एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय 2030। इस एंड का एक्चुअली में मतलब क्या है, तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए और एक्चुअली में ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए 2001 में G7 की मीटिंग हुई ओकिनावा जापान में। कोफी अन्नन इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखो तो जिनेवा इटली में भी इस चीज के ऊपर बातचीत हुई। यहां पे एक ग्लोबल फंड बनाया गया टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया, ठीक है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आगे आने वाले कई सालों तक ये पर्टिकुलर ग्लोबल फंड मैक्सिमम पैसा एड्स को फाइट करने के लिए दे रहा था, टीबी के एलोकेशन में यहां से पैसा कम निकला। हालांकि बाद में ओवरऑल पैसा टीबी को भी इन्होंने एलोकेट किया है। तो नो डाउट आज तक का अगर कोई एक सिंगल फंड है जिसने सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया है टीबी की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, तो वो यही ग्लोबल फंड था। बट इस ग्लोबल फंड में भी बहुत सी पॉलिटिक्स थी। जो यहाँ पे डोनर कंट्रीज थी वो अपने लेवल की पॉलिटिक्स चला रही थी, जीरो सम गेम बना रही थी, ओवरऑल एडवांटेज को अपनी कंट्री के अंदर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही थी, और बहुत सी बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। फाइनली अगर आप देखो
तो स्टॉप टीबी नाम की एक पार्टनरशिप को इस ग्लोबल फंड के बोर्ड पे जगह मिली 7 साल के बाद। स्टॉप टीबी बोर्ड इस साल वाराणसी में भी मिला, वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24 पे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखो तो टीबी रिस्पॉन्स आ रहा है ग्लोबली। देयर इज अ कंसर्टेड एफर्ट ग्लोबली टू टैकल टीबी। ऑथर बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2001 में जब शुरुआत हुई तो उतनी तेजी से हम काम नहीं कर रहे थे। आज की डेट में हम तेजी से काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज डिराइव की जा रही है, वैक्सीन डिराइव की जा रही टीबी से लड़ने के लिए। लेकिन 3 इलाकों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इलाके? पहला दोस्तों, आपको एक एडल्ट टीबी वैक्सीन के डेवलपमेंट पे बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। आज की डेट में जो एडल्ट टीबी वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है वो 100 साल पुरानी है। ओके, कलेक्टिव विल और एक्शन जरूरी है। कोविड-19 की वैक्सीन हमने जिस एलैक्रिटी और जिस स्विफ्टनेस के साथ निकाली है, जब उस स्विफ्टनेस के साथ हम टीबी के फील्ड में काम करेंगे तब जाके टीबी की इस महामारी को हम रोक पाएंगे। दूसरा दोस्तों, टीबी के थेरेप्यूटिक एजेंट्स को लगातार डेवलप करना। आप अगर देखो तो बेसिकली आज की डेट में टीबी की जो वैक्सीन है ना, वो ओरल पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। 6 महीने तक आपको ये वैक्सीन लेनी है। पेशेंट फैटीग इससे कम होगा, कॉम्प्लायंस बेटर होगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि टीबी जिस बैसिली की वजह से होता है, टीबी बैसिली, ये ड्रग रेजिस्टेंट बैसिली है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये अपने आप को इवॉल्व करेगा, अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस बनाएगा। तो हमें नई थेरेपीज की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी की जो दवाइयां हैं वो आगे आने वाले कुछ 5, 10, 15, 25 सालों में यूजलेस हो सकती हैं। हो सकता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, बैसिली है, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए। तो जरूरी यह है कि हम लगातार शोध करते रहें, टीबी के रिस्पेक्ट में नए नए इंटरवेंशंस और नई नई वैक्सीन की खोज में लगातार लगे रहें। फिर तीसरा यहां पे बताया जा रहा है पेस ऑफ डायग्नोस्टिक्स। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टीबी है ये आप कैसे पता करोगे? तो डेवलपमेंट ऑफ फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड हैंड एंड रेडियोलॉजी। इस हैंड एंड रेडियोलॉजी मशीन से 90 सेकंड की रिपोर्टिंग में आप 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हो कि एक इंडिविजुअल को डीपी है या नहीं है। इस प्रकार की हैंड हेल्ड रेडियोलॉजी एआई असिस्टेड टेक्निक को डिप्लॉय किया जाना चाहिए, यह पता करने के लिए कि एक्चुअली में कितने लोग टीबी से सफर कर रहे हैं। उसके साथ साथ पैसिव सर्विलेंस को होना जरूरी है। टीबी की कफ साउंड्स के बेसिस पे इंटरप्रेट करके ये बताना कि हाँ भाई एक्चुअली में इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टीबी है या नहीं है। होम लेवल स्क्रीनिंग करना, मॉनिटरिंग करना, वीकली ट्रीटमेंट के बेसिस पे इस बात को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली में एक इंडिविजुअल के टीबी से सफर कर रहा है, और अगर कर रहा है तो भाई उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या हो जाता है कि पहले तो आप डायग्नोस करो कि आपको टीबी है कि नहीं है। उस डायग्नोसिस के पास आपके पास दवाइयों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताए गए जिसके बेसिस पे हम एक्टिवली टीबी से लड़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स को फुलफिल करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये यहां पे बोला जा रहा है। फिर भैया अगला आर्टिकल, एबोलिशन इज द वे। देखिए अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल, कल मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से बोला है कि डाटा सबमिट करो कि क्या हैंगिंग के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ आप कह लो एग्जीक्यूशन है जिसमें ओवरऑल इंसान को ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से मारा जा सके और ओवरऑल उसको कम पेन हो। और ये डिस्कशन ओवरऑल लगभग 4 डिकेड्स के बाद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर 2 जजमेंट दे चुका है। एक है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 जिसमें डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड किया गया था रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम के लिए, और एक था दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये केस है 1983 का, जिसमें यह बोला गया था कि भाई हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल। मतलब उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दीनदयाल वर्सेस यूनियन जजमेंट में कि भाई हैंगिंग से जो डेथ है वो सबसे कम पेनफुल है। तो बेसिकली इन 2 जजमेंट्स के थ्रू डेथ पनिशमेंट को भी अपहेल्ड कर चुका है सुप्रीम कोर्ट और हैंगिंग को भी अपहेल्ड कर चुका है। लेकिन अब एकदम से 4 डेकेड्स के बाद इस बात के ऊपर बातचीत हो रही है कि क्या हैंगिंग के अलावा कोई और पेनलेस तरीका है। जो 35 रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की 1967 में, उसने भी ये बोला था कि भाई बहुत से एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रोल्यूकेशन, गैस चैम्बर, लीथल इंजेक्शन, इससे मौत में कम दर्द होगा, बट उसके बावजूद भी हैंगिंग को ही रिकमेंडेड रखा 35th रिपोर्ट में। हैंगिंग के अलावा बाकी चीज लेके नहीं है। आज की डेट में भाई देखो ऑथर यहां पे बोल रहा है बात इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि आप एक इंसान को कैसे मारोगे, बात इस बात पे होनी चाहिए कि आप एक इंसान को मारो ही मत। जब भी डेथ पेनल्टी की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को बैन नहीं किया है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप डेथ पेनल्टी दोगे, डेथ पेनल्टी देने से पहले एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को प्रॉपर तरीके से क्वांटिफाई करोगे, मिटिगेशन एक्सपर्ट को आप यहां पे हायर करोगे, वो ये चेक करेगा कि क्या इस इंडिविजुअल को सुधारा जा सकता है, और अगर उसको सुधारा जा सकता है तो ही उसको आप मौत की सजा दो, वैसे आप उसको मौत की सजा मत दो। तो बेसिकली ऑथर यहां पे बोल रहा है कि हमारा फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम एक इंसान को कैसे मारे पेनलेसली, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम इस मौत की सजा को ही खत्म कर दें। ठीक है। और फाइनल आर्टिकल बाय कंसर्टेड एफर्ट, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई है 6th असेसमेंट साइकिल की, इसकी बात कर रहा है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च लिंकिंग ग्रीन गैस एमिशंस पे पैरामीटर्स निकल के आए। इनका साफ साफ ये बोलना है कि ओवरऑल टेम्परेचर को अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने से रोकना है तो 2019 का जो एमिशन लेवल है वो 48% कम करना पड़ेगा 2030 तक, और 99% कम करना पड़ेगा 2050 तक। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 2100 तक 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा, और नहीं तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में रुक जाएगा। अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में रुक गया तो इरिवर्सिबल क्लाइमेट और इकोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे इकोलॉजिकल रिवर्सिबल चेंजेस होंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स एक्चुअली में डूम को पोर्टेंट करती हैं, और ये डूम आज की डेट में बहुत सारे पॉपुलर कल्चर में डिस्प्ले भी किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स में इस समय पे एक सीरीज आ रखी है स्नो पियर्सर की। उस सीरीज में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रखी है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के चलते दुनिया बहुत हॉट हो गई। उस हॉट दुनिया को ठंडा करने के लिए रॉकेट छोड़ के ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उन रॉकेट्स ने उस पर्टिकुलर प्लेनेट को ही फ्रीज कर दिया, और वो अब एक ट्रेन के अंदर ह्यूमैनिटी बची हुई है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स कितने ज्यादा खतरनाक है ये हम सबको पता है, और पेरिस एग्रीमेंट, इन सब आईपीसीसी की रिपोर्टों में अक्सर हम इस बारे में बातचीत भी करते रहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जरूरी है, सस्टेनेबल तरीके से क्लाइमेट डेवलपमेंट करना जरूरी है, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उस पर एक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। आईपीसीसी उस एफर्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। इंडिया ने आईपीसीसी रिपोर्ट को भी रिकॉग्नाइज किया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ये भी बोल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया को समझना चाहिए कि ओवरऑल कुछ करने के लिए हर कंट्री को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए।